नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलता से जुड़े हुए टॉपिक, जिसमें आपका प्रसव आएगा, प्रसव के प्रकार आएंगे। तो इन सबको आज कंप्लीट करेंगे और ये आज चैप्टर जो है आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। लगातार तैयारी आपकी करवाई जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ एक एक चैप्टर को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसका अध्ययन कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू रखिए और बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और एग्ज़ाम डेट भी घोषित होने वाली है। तो बिल्कुल भी समय जाया मत करिए। रक्षाबंधन से पहले पहले आपकी ये डेट आ जाएंगी और आपकी परीक्षा की तिथि भी घोषित हो जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके बुक के MCQ का रिवीजन है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका 23 प्रश्न है कि प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और जिनको भी समस्या आ रही है कि वीडियो में प्रश्न सही से नहीं दिख रहे हैं, तो कृपया अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। 144 या 220 पे ना देखें, कम से कम 360 पे देखें, तो आपको अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो नज़र आएगा। और आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। तो प्रश्न है आपका कि प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 2 होती हैं, 3 होती हैं, या 4 होती हैं, या 5 होती हैं। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। और 23 का बी ऑप्शन सही है, 3 होती हैं। ठीक है, प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था को विस्फारण होगा, यहाँ पर कारण नहीं होगा, जिसको फैलाव कहते हैं। क्या? फैलाव। द्वितीय अवस्था को निष्कासन अथवा अवस्था तथा तृतीय अवस्था को संपूर्ण निष्कासन अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था में अपरा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। क्लियर है आपको? तो प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रथम अवस्था जिसमें फैलाव होता है या विस्फारण होता है। दूसरी अवस्था जिसमें निष्कासन अवस्था कहा जाता है। और तृतीय अवस्था होती है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। और तृतीय अवस्था में अपरा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रूप से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है। 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम, या 3 से 4 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम या 6 से 7 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। तो प्रथम 3-4 दिनों में शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्लियर आपको? जिसके कारण इसका वजन घट जाता है पहले सप्ताह में। उसके बाद इसका वजन बढ़ना शुरू होता है और प्रत्येक सप्ताह 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं। और यहां पर शिशु जन्म की जगह पर प्रसव के प्रकार भी लिखा हो सकता है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। सामान्यतः 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं यह आपको समझना होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये 5 प्रकार जरूर लिखेंगे ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं या प्रसव के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका उत्तर सही है 5। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, ये सबसे अच्छा प्रसव होता है। इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है, ना ही माता को और ना ही जन्म लेने वाले शिशु को। औजारों की मदद से प्रसव, यहाँ पर आपको यह भी डिटेल में बताया जाएगा। अगला होता है उल्टा जन्म, और चौथा होता है आड़ा जन्म, और 5वां होता है आपका सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन, जिसको कहते हैं पेट में चीरा लगाकर सीधे बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर आपको? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए। तो कहां पर रखा जाए? आपको बहुत ही स्पष्ट है और इसका सही उत्तर है आपका ए, मां की छाती पर। क्लियर आपको? ए, मां की छाती पर रखा जाए ताकि मां के साथ वह अपना
संबंध बना ले। ठीक है, तो विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को मां की छाती पर रखा जाए। यह मां और बच्चे दोनों को त्वचा से त्वचा के संपर्क का अनुभव करने की अनुमति या अनुभूति देता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि चीर फाड़ प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है? शिशु का आकार बड़ा होने के कारण होता है क्या? शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा होने के कारण होता है क्या? मां का योनि मार्ग संग्रह होने के कारण होता है क्या? या शिशु का उल्टा या आड़ा होने के कारण होता है? तो इनमें से कौन कौन से बिंदु सही हैं ये आपको पहचानना है कि सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो कब होता है। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, जिसमें आपके 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। इन चारों में से कोई भी स्थिति अगर होगी, अगर शिशु का आकार बड़ा है, या शिशु सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा है, या मां का योनि का मार्ग सकरा है, या शिशु उल्टा हो गया है या आड़ा हो गया है, इन सब परिस्थितियों में चीर फाड़ से प्रसव या सिजेरियन सेक्शन से संबंधित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें उदर यानी कि एब्डोमेन की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी से तात्पर्य क्या है? सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है, या सिर गर्भाशय में नीचे की ओर होता है, या पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर होते हैं, या पैर गर्भाशय में नीचे की ओर होते हैं? तो 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बहुत ही कई बार मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूं और सामान्य जानकारी है लगभग जो आप सभी को होनी चाहिए। तो सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है ना। अब सिर ऊपर हो गया तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो दूसरा गलत है। पैर गर्भाशय में ऊपर की होने चाहिए, जब सिर ऊपर हो गए तो पैर गर्भाशय में ऊपर हो ही नहीं सकते हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। पैर गर्भाशय में नीचे की ओर, तो चौथा सही है, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उल्टा प्रसव या ब्रीच वर्थ का आशय होता है शिशु के पैर या नितंब पहले मां की योनि से बाहर आने की स्थिति में होते हैं, जबकि शिशु का सिर बाद में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं? प्राकृतिक बर्थ, चीड़फाड़ बर्थ, आड़ा बर्थ, उल्टा बर्थ? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कई बार आपको बताया जा चुका है। प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रसव होता है। इसमें गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है। क्लियर है आपको? तो 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन है? मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है। कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। तो 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको पहचानना था। तो मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है अस्पताल में, बिल्कुल सही है। कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है, ऐसे सामान्यता नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर हो जाती है। लेकिन 4 को हम बिल्कुल सही नहीं मानेंगे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अस्पताल में प्रसव कराने से मां तथा शिशु की उचित तथा वैज्ञानिक रीति से सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा स्टाफों की 3 टीम होती है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, टीम होती है जो प्रसूता की देखभाल करती है। शारीरिक प्रसव केंद्रों में निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव की मुफ्त सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री में ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होती है 15 से 16 वर्ष की आयु में, 12 से 13 वर्ष की आयु में, 14 से 15 वर्ष की आयु में, या 10 से 11 वर्ष की आयु में? और इसका सही उत्तर है आपका 12 से 13 वर्ष की आयु में। क्लियर आपको? और 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस स्राव काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में गर्भाशय से रक्त तथा इनकी अतिरिक्त दीवारों से श्लेष्म का स्राव होता है। आंतरिक दीवारों से यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। क्लियर आपको?
तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है और आपको याद होनी चाहिए अपनी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है आपका, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? 18 दिनों बाद, 14 दिनों बाद, 20 दिनों बाद या 11 दिनों बाद? तो इसका सही उत्तर है आपका ऋतुस्राव के आरंभ होने के 14 दिनों बाद अंडोत्सर्ग या होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना कहलाता है रजनोवृत्ति, मेनार्की या अंडोत्सर्ग या नाभिरज्जु? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मेनार्की। लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ होती है, जिसे मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। क्लियर है आपको? अच्छे से तैयारी करते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मुख्य सेविका से जरूरी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस लुटियम, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, नाभिरज्जु। तो अंडोत्सर्ग के उपरांत पूटक पीले रंग का हो जाता है, जिसे पीत पिंड या कार्पस लुटियम कहते हैं। इसी पीत पिंड या कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भ्रूणीय विकास के लिए अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो जो भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में, यानी कि किस समय में, किस सप्ताह में ये सब हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? 8वें माह, 9वें माह, 7वें माह या 10वें माह? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 7वें माह तक। तो चौथे माह में सिर व शरीर पर रोएं, 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थिमज्जा, 6वें माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है तथा 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। इसलिए कई बार 7वें माह के बाद आपातकालीन जो स्थिति होती है, जन्म हो जाता है बच्चे का, तो बच्चा कभी कभी जी लेता है, लेकिन अगर इससे पहले जन्म होता है तो फिर वो नहीं जी पाता है, क्योंकि उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया होता है। जो जरूरी है, आवश्यक विकास है जीवन के लिए, वो 7 माह से पूर्व नहीं हो पाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि 40 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? और इसका सही उत्तर है आपका रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। तो रजोनिवृत्ति एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो 40 से 50 वर्ष की आयु में घटित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पीरियड्स के दौरान सफाई हेतु उपयोग किया जाता है सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन, मासिक धर्म कप्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये तीनों सही है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनके चित्र आपको पता होंगे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स के दौरान सफाई सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन व मासिक धर्म कप्स के उपयोग होता है। सैनिटरी नैपकिन में उपस्थित जेल रक्त से प्रतिक्रिया करके संक्रमण व रेसेस को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म कप्स पीरियड ब्लड को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किस विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं? रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट में सूजन, पीरियड्स में पहले कब्ज या उल्टी आना। तो 40 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको पहचानना है, और ये सभी पॉइंट सही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, तो ये प्रश्न आपके पूरे 40 कंप्लीट हुए। 40 प्रश्न थे जो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, और उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और एक एक चीज को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, और टोटल कितने आपके प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा।
क्लियर है आपको? अभी कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उनको देख लीजिए कि प्रसव के प्रकार क्या होते हैं। तो सामान्यतः शिशु जन्म 5 के प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी: प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, औजारों की मदद से प्रसव, उल्टा जन्म, आड़ा जन्म या चीड़फाड़ द्वारा प्रसव। तो प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो औजारों दवाओं की सहायता के बिना संपन्न होने वाली प्रसव प्रक्रिया सामान्य अथवा प्राकृतिक प्रसव कहलाती है। यह प्रसव सामान्य माता, सामान्य शिशु तथा सामान्य स्थिति में ही संभव हो पाता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर पहले बाहर आता है, फिर एक कंधा तथा दूसरा कंधा और बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे निकलता है। इस प्रकार के प्रसव में कम समय लगता है, प्रसव प्रक्रिया कम जटिल होती है और माता और शिशु का जो जन्म है वो काफ़ी सुविधाजनक तरीके से और कम जोखिम भरा होता है। अगला जो प्रसव है वो औजारों की मदद से प्रसव है। इंस्ट्रूमेंट बर्थ: जब शिशु का आकार मां के शरीर से आसानी से निकलने योग्य ना हो तो उसे औजारों की मदद से निकाला जाता है। औजारों द्वारा प्रसव मार्ग को चौड़ा कर दिया जाता है तथा औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तब भी प्रसव प्रक्रिया औजारों की मदद से संपन्न कराई जाती है। क्लियर है आपको? औजारों की मदद से प्रसव निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला है योनि मार्ग छोटे होने पर, दूसरा है शिशु का सिर बड़ा होने पर, और तीसरा है शिशु के कमजोर होने पर, और चौथा है गर्भाशयिक संकुचन कम होने पर, और पांचवा है आपका गर्भाशयिक पानी की थैली फट जाने पर। अगला प्रश्न है आपका उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी। तो जब शिशु की स्थिति गर्भ में उल्टी होती है, अर्थात सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होता है तथा नीचे का भाग श्रोणि गुहा में होता है तथा प्रसव वेदना होनी आरंभ हो जाती है, तो उस स्थिति में निचला भाग पहले बाहर आता है तथा सिर बाद में। सामान्यतः इस प्रसव में औजार लगाना आवश्यक हो जाता है। पहले ज्ञात हो जाने पर गर्भ की स्थिति को सामान्य किया जाता है, किंतु प्रसव वेदना आरंभ हो जाने पर उल्टा प्रसव औजारों की मदद से कराया जाता है। अगला है आपका आड़ा प्रसव। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी होती है, अर्थात बालक आड़ी स्थिति में होता है तथा प्रसव प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो और औजारों की मदद से शिशु को दिशा देकर बाहर निकाला जाता है। बिना औजारों की मदद से यह प्रसव संभव नहीं है और कई बार औजारों की मदद से भी नहीं हो पाता है, तो फिर वो चीर फाड़ के प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन बर्थ की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब माँ के उदर की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं तो उसे चीर फाड़ प्रसव कहते हैं। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि शिशु का आकार बड़ा होगा, शिशु का गर्भ में परेशान अथवा विचलित होना तथा सामान्य प्रसव के दौरान उसकी जिंदगी का खतरा होना, शिशु का उल्टा अथवा आड़ा होना तथा सामान्य अथवा औजारों की माध्यम से बाहर निकालने में उसकी जान का खतरा होना, माँ का योनि मार्ग सकरा होना तथा शिशु के निकलने की संभावना न होना, शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाना तथा माँ को खतरा हो जाना, प्रसव वेदना न होना तथा शिशु का गर्भ में समय से अधिक लेना, परिणाम स्वरूप अस्थियों की अधिक परिपक्वता हो जाना, चीड़फाड़ द्वारा उत्पन्न बालक के आरंभिक समायोजन शांत भाव से होता है। यह बालक कम क्रियाशील तथा शांत प्रकृति के पाए जाते हैं। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट तक का समय वह समय है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। क्लियर है आपको? तो गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलता से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे वो सारे आज आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर कुछ छूट गया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं सोच रहा हूं कि 1 से 10 चैप्टर तक के जो आपके क्वेश्चन कराए गए हैं उन सबको एक वीडियो में समाहित करूं। क्या आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें सारे प्रश्नों को एक साथ रखा जाए 1 से 10 चैप्टर तक के? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और लगातार तैयारी करते रहिए, अपनी
तैयारी को एक आयाम दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए, और लक्ष्य के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, योजना बनानी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से काफ़ी लोग हैं जो लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं और लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। जब से मैंने क्लास शुरू की है और अभी तक उन्होंने शायद ही कोई वीडियो मिस किया होगा। तो आप ऐसे लोगों से टक्कर होने वाली है आपकी, उन लोगों का टैप करना निश्चित है और मुझे उनके सिलेक्शन की पूरी गारंटी है और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं ताकि वो लोग और मेहनत करें। अभी भी मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी घमंड ना करें, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। योजना के साथ जैसे उन्होंने अभी तक एक एक प्रश्न को देखा है बस उसी तरीके से रिवीजन करते रहें और उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जो निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी ये निरंतरता बनाकर रखनी होगी अगले 1.5 से 2 माह में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आपकी आज़ाद जिंदगी है, सिलेक्शन हो या ना हो वो आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की अभी, तो फिर बाद में पछताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये सबसे कठिन टॉपिक होता है जिसे मैं पढ़ाने के लिए काफ़ी सकुचाता हूँ, लेकिन पूरा आज फोकस के साथ आपको पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।